वो प्राकृत भाषा विशेष रूप से अर्धमागधी प्राकृत के नाम से जानी जाती है। और इस भाषा को सीखने का मतलब है कि हम 2600 वर्ष पूर्व के युग में जा रहे हैं, जिस समय ये भाषा बोली जाती थी, और ये भाषा विशेष रूप से उस समय कहना चाहिए आम पब्लिक की भाषा थी। और आम पब्लिक हमेशा एक तरीके से बात नहीं बोलता है। उसके बोलने का तरीका, वो कोई ग्रामेटिकल रूल्स को ध्यान में रख करके जल्दी से नहीं बोलता है। उसको जिस तरीके से अपनी बात को कन्वे करने में सुविधा लगती है, वो उसी तरीके से बात करता है। और एक नियम भी है कि हर 10 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, हमारी टंग की ट्विस्टिंग बदल जाती है। और जब टंग की ट्विस्टिंग बदलती है तो हमारा बोलने का जो तरीका बदलता है, उसके साथ उसका राइटिंग का तरीका भी बदल जाता है। सो इसीलिए अलग अलग जो सिटीज हैं, गांव हैं, शहर हैं, स्टेट हैं, उसमें उसमें प्राकृत भाषा अलग अलग प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। उनके अलग अलग नाम भी है। तो जैसे आपके उदाहरण के लिए कहेंगे तो बंगाल में, बिहार में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में स्पेशली जो प्राकृत बोली जाती थी, उसको मागधी प्राकृत या अर्ध मागधी प्राकृत कहते हैं। ठीक है। और महाराष्ट्र की साइड में जो प्राकृत भाषा बोली जाती है, उसे महाराष्ट्रीय प्राकृत कहते हैं। दक्षिण भारत में जो प्राकृत बोली जाती है, उसे उसे शौर श्रेणी प्राकृत बोलते हैं। कश्मीर के साइड में जो प्राकृत भाषा बोली जाती है, वो भी थोड़ा डिफरेंट है। सो कहने का मतलब है कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में, अलग अलग गांव में और कुछ दूरी पर जो है, वो प्राकृत भाषा का रूप थोड़ा बदलता हुआ दिखाई देता है, और उसके कारण से उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। तो अभी हमको ज्यादा उन सभी प्राकृत भाषाओं को अभी एक बार के लिए नहीं सीखना है, जो अलग अलग स्टेट में चलती है और जिसमें प्राकृत साहित्य उपलब्ध है। हमें विशेष रूप से वो प्राकृत भाषा को सीखना है जो भगवान महावीर ने जिस प्राकृत भाषा का उपयोग किया था अपने उपदेशों में। और उनके जो आगम ग्रंथ है, उन्होंने जो उपदेश दिया, उसे हम आगम कहते हैं। और आगम साहित्य जो है बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है। कम से कम 12 टेक्स्ट तो ऐसे हैं जो कि भगवान महावीर के उपदेश जिसमें पाए जाते हैं, उनको अंग आगम कहा जाता है। और उन्हीं को जो है सपोर्ट करने के लिए कुछ पूर्वधर आचार्यों ने ग्रंथ आगम लिखे हैं। उन आगमों को उपांग आगम कहा जाता है। तो ये दो कैटेगरी के आगम स्पेशली हमारे पास में है एट प्रेजेंट। उसमें 11 आगम, जो अंग आगम में से 12 में से 11 एट प्रेजेंट जो है हमारे पास में उपलब्ध है। स्पेशली श्वेतांबर ट्रेडिशन के पास में, दिगंबर ट्रेडिशन के पास में वो लॉस्ट है, परंतु श्वेतांबर ट्रेडिशन के पास में वो 11 अंग आगम जिसमें भगवान महावीर के मूल उपदेश निहित है, वो उपलब्ध है। वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और उसको ही एक्सप्लेन करने के लिए, थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए, थोड़ा और क्लैरिटी के साथ कोई चीज को समझने के लिए पूर्वधर आचार्यों ने भी कुछ आगम लिखे हैं। तो वो आगम उपांग साहित्य कहलाते हैं, जो मूल आगम को सपोर्ट करते हैं, या मूल आगम की जो विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर है उसी को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा विस्तार से। कुछ नया एडिशन जो पॉसिबल था वो उसमें किया गया है। तो ये दो तरह के आगम हमारे पास में ही, अंग आगम और उपांग आगम, दोनों ही प्राकृत भाषा में लिखे गए। इसके अलावा दो आगमों की और कैटेगरी है, जिसको मूल आगम कहते हैं और छेद आगम कहते हैं। तो मूल आगम भी 4 माने गए हैं, छेद आगम भी 4 माने गए हैं। सो इस तरह से। और एक आवश्यक सूत्र है। आवश्यक सूत्र का मतलब है कि हमें जैन श्रावक को, चाहे जैन ले फॉलोवर हो, डिवोटीज हो, चाहे साधु हो, उनको कम से कम 6 जो चीजें हैं वो रिलीजियसली रोज एवरीडे उनको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। तो उस तरह की जो चीजें मेंशन की गई जिस आगम के अंदर, उसे आवश्यक सूत्र कहते हैं। तो ऐसे टोटल 32 आगम हो जाते हैं। 12 12 24,
और 4 मूल, 4 छेद, तो ये हो गए 24 और 8 32, ठीक है ना? 24 और 8 32 हो गए ना? तो 32 आगम जो है, ये कहना चाहिए कि सर्वमान्य है। सर्वमान्य का मतलब सभी जैन ट्रेडिशन में जहाँ कहीं आगमों की चर्चा होती है, मूर्ति पूजक ट्रेडिशन हो, चाहे स्थानकवासी ट्रेडिशन हो, चाहे तेरापंथ की ट्रेडिशन हो, चाहे दिगंबर ट्रेडिशन हो, जब आगमों के बारे में चर्चा होती है, तो इनको इन 32 आगमों को सभी ट्रेडिशंस मानती है कि यस, दीज आर द मेन स्क्रिप्चर्स और वी कैन से प्राइमरी टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड जैन रिलीजन। सो ये 12 आगम जो है विशेष रूप से सभी परंपराओं को समान रूप से मान्य है, इसलिए इनका अध्ययन तो हमें करना ही चाहिए। इनमें जो कुछ चीजें कही गई है, वही वर्तमान में जैन धर्म और दर्शन के रूप में जानी या वो पहचानी जाती है और या समझी जाती है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस जैन आगमों को समझने के लिए, ओरिजिनल सोर्स को पढ़ने के लिए हमें भाषा का भी ज्ञान जरूरी है। बिना भाषा के हम इस साहित्य को पढ़ नहीं पाते हैं, और जब हम इस साहित्य को नहीं पढ़ते हैं तो धीरे धीरे साहित्य दिमाग से निकल जाता है, और हमारी नॉलेज में नहीं रहने से ये साहित्य धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। और फिर हमें कोई पूछे कि कौन सा हमारे पास आगम है, हम किस आधार पर इस धर्म का पालन कर रहे हैं, किसके उपदेश हमारे पास में है, तो ये कहने के लिए हमारे पास कोई टेक्स्ट नहीं रहता है। इसलिए भाषा को हमेशा ओरिजिनल ग्रंथों की भाषा को जरूर सीखना चाहिए, ताकि हम अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने दर्शन से जुड़े रहें और उसको जानते रहें, पहचानते रहें, और दुनिया को भी बता सके कि दीज आर द ओरिजिनल सोर्सेस विच वी आर फॉलोइंग। तो उसके आधार पर ही आपकी पूरी कल्चर का की आइडेंटिटी जो है वो बनती है वर्ल्ड के अंदर, और आपके कल्चर को जाना और पहचाना जाता है उस साहित्य के आधार पर। जो मूल होता है, ओरिजिनल होता है, जो आपके मूल प्रोपाउंडर जिनको तीर्थंकर कहते हैं, उनके द्वारा वो साहित्य बोला गया है या लिखा गया है, तो उस साहित्य को ही कोई ओरिजिनल मूल सोर्स मानता है। तो ये आप समझ गए कि भाषा हमारे लिए क्यों सीखना ज़रूरी है, कितनी इम्पोर्टेंट है, और इसके बिना हम अपने कल्चर से बिल्कुल एक तरह से अनटच हो जाते हैं, अगर हम नहीं सीखते हैं। तो हमें अपनी कल्चर से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, अपनी रूट से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। वो हमारी पहचान है, वो हमारी आइडेंटिटी है, हमारे अस्तित्व का मूल आधार है। जब कभी हम किसी समाज, किसी संस्कृति, मतलब किसी भी देश में जब जीते हैं, रहते हैं, तो लोग ये जानना भी चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए। तो धर्म हमें अपनी पहचान देता है ना? और धर्म जब हमारी पहचान देता है, तो धर्म को जानना भी ज़रूरी है, और धर्म जिस भाषा में है, जिस साहित्य के माध्यम से हमारे तक पहुँचता है, उस साहित्य को पढ़ना भी बहुत आवश्यक होता है। तो कोई भी सभी परंपराओं में जैन भी सभी अपना सुबह-सुबह उठ करके नमस्कार महामंत्र कम से कम जो प्राकृत भाषा में ही बोला जाता है आज भी, तो उसको ज़रूर करते हैं सभी लोग। तो एक दृष्टि से वो अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी परंपरा से इस मंत्र के माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं, परंतु उन्हें भी पता तो ये नहीं होता है कि ये भाषा में हम क्या बोल रहे हैं। सो हमें ये आज का व्यक्ति इतना एजुकेटेड है, और अगर उसे ये मूल बेसिक मंत्र का मीनिंग भी नहीं समझ में आता है बोलते समय, तो वो आगे की क्या बातें समझ पाएगा जो वो धर्म के नाम से कर रहा है। तो हमें बेसिक चीज़ें तो समझ में आनी ही चाहिए जो हम डेली रूटीन में करते हैं, और हमें उन कांसेप्ट की क्लैरिटी भी होनी ज़रूरी है। तो इसलिए भाषा को सीखना, समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपको प्राकृत भाषा का हम जो है इसको क्रैश कोर्स कह रहे हैं, और इस क्रैश कोर्स में हम ग्रामेटिकल रूल्स और रेगुलेशंस में की स्टडी नहीं करते स्पेशली, बट हम भाषा को सीखने का कोशिश करते हैं, सीधा कैसे हम डायरेक्ट भाषा को सीख सकते हैं। तो वो और जिस तरह से बच्चा सीखता है, बच्चा विदाउट ग्रामेटिकल रूल्स और रेगुलेशंस को जाने बिना भाषा को बहुत अच्छे से पिकअप कर लेता है, और उसकी टंग की ट्विस्टिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, वो जैसे ही उस भाषा को सीखना शुरू करता है। तो हमें ये देखना है कि हमें भी क्या विदाउट ग्रामेटिकल रूल्स और रेगुलेशंस के
क्या भाषा सीधी हम कैच कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं, उसको लर्न कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो हर भाषा का ही ग्रामेटिकल रूल्स तो इसलिए बनाए जाते हैं कि वो भाषा अब आउट ऑफ डेट हो चुकी है। तो किसी को भी अगर वो भाषा को समझना है, बहुत रिमोट टाइम में कोई व्यक्ति सीखता है उस चीज़ को, तो उसे अब वो उस युग में नहीं है जिस युग में वो भाषा बोली जा रही थी। तो अब 2 ढाई हज़ार वर्ष का बाद का व्यक्ति को प्राकृत भाषा का नाम भी नहीं पता होगा कि प्राकृत भाषा भी कोई भाषा होती है क्या? और उसको किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से बोला जाता है, क्या उसमें उसकी वोकैब्युलरी क्या है, ये सब कुछ उसे पता ही नहीं होता है। तो जब कभी हम इस तरह की प्राचीन भाषा को सीखते हैं, तो उसको फिर कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हमें बता दिए जाते हैं कि इस भाषा को समझने का क्या तरीका है। तो इसलिए ग्रामरियंस जो है रूल बना देते हैं ताकि भाषा को एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म दे देते हैं कि अब आपको ये भाषा वर्तमान में तो नहीं चल रही है, किंतु आप इस भाषा को अगर सीखना, जानना, समझना या इसमें कुछ भी वर्क करना भी चाहते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। इसको अब ये ग्रामेटिकल रूल से बाँध दिया गया है, तो अब कोई भी इसका कोई अलग रूप नहीं ला सकता है। अब ये स्टैंडर्डाइज़्ड हो चुकी है, इसी रूल्स के हिसाब से चलेगी और किसी को भी अगर इस भाषा को सीखना है, तो इन्हीं रूल्स को समझ कर के इस भाषा को सीखना होगा। तो वो इसलिए ग्रामरियंस जो है, वो व्याकरण बना देते हैं, जिससे कि भाषा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है और उसको कहना चाहिए कि अ, एक फिक्स एस्टैब्लिश्ड हो जाती है कि अब प्राकृत भाषा का यही स्वरूप है। अब इसमें कुछ नए वर्डिंग्स की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो एनी हाउ अपन सीख रहे हैं। अब प्राकृत भाषा में देखिए भाषा जब भी हम बोलते हैं, तो वो उसके लिए कोई भी बात हम जब कभी कहते हैं, उसमें किसी प्रकार का हम सेंटेंस बोलते हैं, है ना? और सेंटेंस से अपनी बात को जो है कन्वे करते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ किसी को भी। तो कोई भी भाषा बोलने के लिए हमें सेंटेंस का ज्ञान होना चाहिए कि हम पूरा एक वाक्य जिसमें हमारी बात कवर होती हो, उस तरह का एक सेंटेंस हम बनाते हैं और अपनी बात को कहते हैं। तो वो सेंटेंस जब कभी बनाया जाता है, तो सेंटेंस में एक वर्ड तो होता नहीं है, कई वर्ड्स होते हैं। तो मिनिमम 2 वर्ड्स हर सेंटेंस के अंदर होने चाहिए और होते हैं। वो पहला है कि उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है जिसको कि हिंदी भाषा में कहा जाता है कर्ता होता है, स्पीकर होता है, उस भाषा को बोलने वाला, उस भाषा में जो कुछ कहा जा रहा है, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है जिसको कर्ता कहा जाता है और वो जब बोलता है तो वो कुछ कहता है कि और तो वो जो कहता है या कुछ करता है, इस तरह का भाव जो उस वाक्य के माध्यम से अपने को पता चलता है, तो उसे क्रिया कहा जाता है। जो कुछ वो कर रहा है या कह रहा है, वो क्रिया कहलाती है। तो 2 तरह की शब्दों का प्रयोग होता है हर सेंटेंस में। मिनिमम 2 वर्ड्स आर एसेंशियल, कर्ता और क्रिया। समझ में आ गया? कर्ता और क्रिया, उसमें एक तो सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। जैसे मैंने कहा कि मैं जाती हूँ, तो इंग्लिश में आप कहते हैं आई एम गोइंग, किंतु प्राकृत में अब इस बात को कैसे कह सकते हो आप? हिंदी में मैंने कह दिया मैं जाती हूँ, अंग्रेजी में आपने कह दिया आई एम गोइंग, ठीक है ना? किंतु अब इसी बात को प्राकृत में बोलना है तो कैसे बोलना है? ये हमको थोड़ा-सा सीखना है। तो हर सेंटेंस के अंदर ये 2 चीज़ें तो होगी ही होगी कि बोलने वाला जो भी व्यक्ति होगा या कोई कार्य कर रहा है, तो वो कार्य करने वाला व्यक्ति जो भी होगा, वो व्यक्ति तो होगा ही होगा। वो मूल व्यक्ति है जो उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है और वो क्या कर रहा है, ये बताने के लिए वाक्य में कोई ना कोई क्रिया होगी, वर्ब होगी। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अगर जस्ट आप ये कह दें मैं, तो इससे बात कंप्लीट नहीं होती। जा रही, इससे भी बात कंप्लीट नहीं होती, ठीक है ना? तो आपको मैं जा रही हूँ, ऐसा बोलते हैं तब सेंटेंस कंप्लीट होता है। सामने वाले को समझ में आता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है ना? या क्या कन्वे कर रहे हो। सो ये सेंटेंस में 2 चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं। परंतु कभी-कभी आपको कभी-कभी जो है
ओके। तो मैं कह रही थी कि मैं जाती हूँ, ऐसा जब मैं वाक्य बोलती हूँ, तो इसमें मैं सब्जेक्ट है, कर्ता है, और जाती हूँ ये क्रिया है, जा रही हूँ इसका मीनिंग है। ठीक है ना? तो अब मूल बात इतनी सी है कि ये कभी-कभी ऐसा होगा कि प्राचीन जो साहित्य लिखा गया था, तो आप जानते हैं कि वर्तमान में तो बहुत प्रेसें हैं आपकी बुक्स छापने के लिए, पब्लिकेशन हाउसेस हैं, बहुत सारे प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, और बहुत सारा आपके पास में पेपर है, इंक है, मार्केट में मतलब इंक जितनी चाहो उतनी खरीदो, फिर भी दुकानें भरी रहती है। तो आपके पास वर्तमान में तो इन सब चीज़ों की कमी नहीं है। किंतु जिस समय ये साहित्य लिखा गया था शुरुआत में, उस समय ये साहित्य लिखने वाले, पहली बात तो है साधु लोग हैं। साधु लोगों के बहुत सारे नियम होते हैं कि उनको टेक्स्ट लिखना है, नहीं लिखना, लिखना है तो किस तरीके से लिखना है, क्या चीज़ यूज़ करना है, किस तरह की कलम यूज़ करना है, किस तरह का इंक यूज़ करना है, किस तरह का पेपर यूज़ करना है, और कितना करना है। बहुत सारी लिमिटेशंस होती है उनकी, कि वो हर कोई तरह की चीज़ें नहीं ले सकते हैं। और उस समय पहली बात ये है कि पेपर भी नहीं था। पेड़ की जो छाल होता है, पेड़ का जो कवर होता है ना, स्किन होती है, उस स्किन को घिस-घिस करके, पतला करके, उसको पेपर के रूप में बना करके कोई टेक्स्ट लिखा जाता था। अब आप ये सोचिए कि पेड़ की जो स्किन निकाली जाएगी, वो उसको साधु घिसने बैठेगा तो कितना टाइम तो उसको लगेगा पतला करने में, नहीं? कोई भी व्यक्ति करेगा तो कितना, उस समय कोई वो तो थी नहीं, इस तरह की मशीनें नहीं थी कि सारी चीज़ें रिफाइनरी प्रोसेस से इज़िली रिफाइन हो जाती थी। हाथों से सब कुछ करना, मैनुअल सारा कुछ करना पड़ता था। तो उसका उसलिए ये देखा जाता था कि जब कभी टेक्स्ट कोई लिखना है, तो उसपे या तो कॉपर पे लिखा जाता था, या किसी और धातु के, लोहे की किसी प्लेट पे लिखा जाता था, या पत्थरों पे लिखा जाता था, शिलाओं पर लिखा जाता था, चट्टानों पर लिखा जाता था, या पेड़ों की स्किन्स पर। और हर कोई पेड़ का स्किन काम नहीं आती है जो कि पेपर का वर्क कर सके। तो देखना पड़ता था, ताड़पत्र पर लिखते थे या भोजपत्र पर लिखते थे। उस तरह के जो पत्र होते थे जो ड्यूरेबल थे, कुछ समय तक वो सुरक्षित रखे जा सकते थे, उस तरह के छाल्स का उपयोग किया जाता था, और वो भी बहुत ही लिमिटेड यूज़ किया जाता था। तो इसलिए ज़रूरी था कि टेक्स्ट को कितना छोटा बना सकते हैं। ज़्यादा अगर डिटेल में जाएँगे तो इतना पेपर, इतना इंक, इतना लिखने वाले बहुत मुश्किल होंगे, और प्लस पेपर इतना हेवी हो जाता था कि कैरी करना भी संभव नहीं था। एक टेक्स्ट बुक भी अगर कंधे पर कैरी करो तो 2, 3, 4 किलो वज़न हो जाता था उसका। तो साधु कैरी भी नहीं कर सकते थे उसको, ठीक है ना? तो ऐसी कंडीशन में ये साहित्य लिखा गया है। इसलिए आपको ये साहित्य जब लिखा गया, तो कुछ इस तरह के देखा गया कि टेक्स्ट को कितना छोटा बनाया जा सकता है। तो कहीं ये लगता है कि सब्जेक्ट बोलने से काम हो रहा है तो वर्ब नहीं लगाई, कहीं वर्ब बोलने से काम चल रहा है तो सब्जेक्ट को नहीं बोला। समझ में आया ना? तो इस तरह से कहीं-कहीं होता है, परंतु इतना ज़रूरी है कि हाँ, हर सेंटेंस में कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, उसका मेंशन करें या ना करें। वर्ब को यूज करना जरूरी है। वर्ब इज एसेंशियल। वर्ब के फॉर्म को देख करके ही पता चल जाता है कि ये वर्ब जो बोलने वाला स्पीकर है वो कौन है, ठीक है ना? तो उसका ज्ञान अपने आप हो जाता है। वर्ब के फॉर्म को देख करके ही स्पीकर का पता चल जाता है, पर्सन का पता चल जाता है जो उस बात को कह रहा है। तो इसलिए वर्ब, मैंने आपसे बताया कि दो चीजें सब वाक्यों में अनिवार्य है, कर्ता और क्रिया। परंतु कहीं-कहीं आपको कर्ता का मेंशन ना भी मिले नहीं भी मिलेगा, किंतु वर्ब का ज़रूर मिल सकता है। तो वर्ब के फॉर्म को देख करके हमें पता चल जाता है कि ये बोलने वाला कौन है, पर्सन कौन है इसका। तो इसलिए कहीं-कहीं आपको केवल वर्ब भी देखने को मिलेगी, और इस तरह के वाक्य को देख करके भी आपको अर्थ को समझना होगा। तो ये प्राकृत भाषा का आपको मैंने बताया कि क्या गुण, इसकी विशेषता है, और इसका साहित्य किस रूप में आपको देखने और पढ़ने को मिलता है। और आप अगर उस बात को समझ गए हैं तो आप इज़िली वो थोड़े बहुत जो रूल्स हम बताएँगे उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कहीं अगर वर्ब लिखी है तो आप अपने आप सब्जेक्ट लगा लेंगे उसका, कि इसका सब्जेक्ट कौन है। ठीक है ना? तो अब देखिए कि प्राकृत भाषा में हमने अभी-अभी बात की है कि प्राकृत भाषा में जो भी वाक्य बनते हैं उन वाक्यों में हमें 2 तरह के वाक्य शब्दों को देखना है।
एक तो उसकी उसमें क्रिया किस तरह की लगाई जा रही है, और दूसरा उसमें कर्ता कौन है। तो अब ये देखिए कि क्रिया को लगाने का मतलब है, क्रिया के रूप को पहचानने के लिए हमें टेंस का ज्ञान होना जरूरी है, कि जो भी उस वाक्य को बोल रहा है, प्राकृत वाक्य में जो भी वाक्य हमारे सामने आता है, उस वाक्य में जो क्रिया लगाएगी वो किस टेंस से संबंध रखती है। वर्तमान काल से संबंध रखती है, भूतकाल से संबंध रखती है, भविष्य काल से संबंध रखती है। ठीक है ना। टेंस तो 3 ही प्रकार के होते हैं, चाहे हम अंग्रेजी बोलो, चाहे हिंदी बोलो, चाहे किसी भी भाषा में, टेंस तो ये 3 ही है हमारे सामने। हम या तो वर्तमान की भाषा में बात कर रहे हैं, या हम किसी पास्ट की बात कर रहे हैं, या हम कहीं फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये 3 ही तो टेंस होते हैं। चौथा एक हमारा तरीका ये हो सकता है कि हम किसी को कोई आदेश देते हैं। ठीक है ना। आप ऑफिस में हैं, आप अपने अंडर में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को कोई काम कहते हैं, तो वो आपका एक तरह से उसको ऑर्डर मिलता है उसको, तो ऑर्डर की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। ठीक है ना। और दूसरा है कि विधि होती है। विधि का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन क्या होती है। हम कभी कभी कुछ चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि मान लीजिए आप कोई घर पे आता है या मेहमान आता है, तो वो मेहमान आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप उसका स्वागत करेंगे अच्छी तरह से। नहीं, तो वो ये सोचता है कि हाँ किसी के घर जाते हैं तो एटलीस्ट उसको हमारा अच्छे से स्वागत तो करना ही चाहिए। तो ये जो चाहिए की लैंग्वेज आती है ना, एक्सपेक्टेशन शो करता है। ठीक है ना। तो ये इस तरह के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए उसको विधि और आज्ञा के नाम से आपको प्राकृत भाषा में सेंटेंस वर्ब का प्रयोग देखने को मिलेगा। तो हमारे सामने मोटा मोटी जो है 4 प्रकार के या 5 प्रकार के कह दें, जो है प्राकृत भाषा के वाक्य देखने को मिलते हैं। और वो वाक्य हमें वर्ब के आधार पर पहचानना है कि वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस की है, पास्ट टेंस की है, या फ्यूचर टेंस की है। क्लियर, समझ में आ रहा है। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो बात कर सकते हो आप अनम्यूट करके। मैं कठिन तो नहीं लग रहा है ना कुछ, सिंपल चीज है। हमें वर्ब को पहचानना है, उसमें हमें वर्ब को जब कभी पहचानना तो हमें उसका टेंस देखना है कि वो वर्ब हमेशा किसी न किसी टेंस को शो करती है। तो प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है कि पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है, या चौथा एक प्रकार मैंने आपसे बताया आज्ञा और विधि। ठीक है ना। तो आज्ञा का मतलब है आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, और विधि का मतलब है आप किसी से कोई एक चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो ज्यादातर जैसे मान लीजिए नैतिक नियम जो भी बनाए जाते हैं कि सभी को सत्य बोलना चाहिए, झूठ किसी को नहीं बोलना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये जो चाहिए 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 की लैंग्वेज अपने को दिखती है ना, जो भी लॉज बनाए जाते हैं, लीगल रूल्स होते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन के रूल्स होते हैं, तो वो सारे चाहिए की भाषा में होते हैं। ठीक है ना। जितने भी लॉज बनते हैं, ऑर्डर बनते हैं, होते हैं, ये तो ये ज्यादातर चाहिए की लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, जिसमें सामने गवर्नमेंट ये चाहती है कि पब्लिक इस तरह से रूल फॉलो करे। तो वो एक्सपेक्ट करती है कि यस दीज आर द रूल्स, एवरीबडी हैज टू फॉलो दिस। तो ये जो लैंग्वेज कहलाती है इसको कहते हैं विधि की आगत। विधि, विधि कहते हैं ना लॉ। तो विधि के जो भाषा होती है उसको विधिलिंग कहा गया है। और ऑर्डर जो आप करते हो, किसी को कोई काम कहते हो, तो वो आप उसको आज्ञा कहते हो। तो ये 4 तरह से आपको हम सेंटेंस सिखाएंगे। वर्तमान काल की क्रिया, भूतकाल की क्रिया, भविष्य काल की क्रिया, आज्ञा या विधि की क्रिया। ठीक है। ये 4 तरह से आपको क्रिया सीखनी है। और अब ये देखेंगे कि वो क्रिया जब भी बोली जाएगी तो कोई ना कोई इसको बोलने वाला वो या उस क्रिया को करने वाला कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होगा ही सेंटेंस के अंदर। तो सब्जेक्ट 3 तरह के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है ना। सो जिसको आप फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, सेकंड पर्सन बोलते हैं, या थर्ड पर्सन बोलते हैं। अंग्रेजी में थर्ड पर्सन ही कहा जाता है ना। सो उसको प्राकृत भाषा में या संस्कृत भाषा में अन्य पुरुष कहते हैं थर्ड पर्सन को, और मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन कहते हैं, और उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो अब ये देखिएगा कि हमें फर्स्ट पर्सन के अंदर 2 तरह के व्यक्ति हैं। जब कभी मैं कहती हूँ कि मैं जा रही हूं, तो मैं जहां आता है ना, मैं, आई, ये मैं जो है ये उत्तम पुरुष है। ठीक है ना। मैं उत्तम पुरुष सिंगुलर कहलाता है।
मैं हमेशा एक व्यक्ति बोलेगा ना, दो दो चार 10 व्यक्ति तो मैं नहीं बोलते, ठीक है ना। अगर 2 4 10 व्यक्ति हैं तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे। तो उत्तम पुरुष में दो तरह के व्यक्ति हो, दो तरह के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, मैं और अहम, तो हम, ठीक है ना। मैं और हम, ये उत्तम पुरुष कहलाते हैं दोनों। फर्स्ट उत्तम पुरुष सिंगुलर, उत्तम पुरुष प्लूरल। एक वचन में आप जब कभी बोलेंगे तो मैं बोलेंगे, और बहुवचन में बोलेंगे तो हम बोलेंगे। हम सब आ रहे हैं, हम सब गा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सब या हम, जो भी, तो चाहे आप दो व्यक्ति हैं और ये कहते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, तो भी आपको हम के लिए वयम शब्द ही बोलना है, और 10 व्यक्ति हैं तो भी आपको वयम ही बोलना है हम के लिए, ठीक है ना। और मैं के लिए प्राकृत भाषा में अहम है, क्लियर। अहम और वयम, ये दो शब्द जो हैं मैं और हम के लिए आते हैं, और प्राकृत भाषा में इन दो को उत्तम पुरुष कहा जाता है। उत्तम पुरुष सिंगुलर, उत्तम पुरुष प्लूरल। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन आता है, तुम आता है, ठीक है ना। तुम, अपन जो हिंदी में तुम बोलते हैं, अंग्रेजी में यू बोलते हैं, उसी को प्राकृत और संस्कृत में मध्यम पुरुष कहा जाता है, और उसके लिए तुमम शब्द प्रयोग किया जाता है। तुमम शब्द है, तो अगर हम कहते हैं कि तुम सब आ जाओ, तो वहां पर तो एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्ति हैं जिनको हम मध्यम पुरुष के सेंस में बोल रहे हैं। तो उसके लिए प्लूरल के लिए तो तुम्हें बोलना है, और सिंगुलर के लिए तुमम बोलना है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति है कि तुम आ जाओ, और हम कोई एक व्यक्ति को ये बात कह रहे हैं, तो वो एक ही व्यक्ति है, इसलिए तुमम बोलिएगा। किंतु अगर दो व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं जिनको हम कह रहे हैं कि तुम आ जाओ, तो वहां पर 10 व्यक्ति हैं जिनको हम कह रहे हैं ये बात, तो वहां पर तुम भी यूज करना है। क्लियर है, सिंपल, ओके। अब थर्ड जो है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में हमें देखिए 3 तरह के लोग देखने को मिलते हैं। एक तो स्त्री, एक पुरुष, और एक होता है नपुंसक। तो आप ये देखिए, स्त्री पुरुष होगा तो उसके लिए हमें सो शब्द प्रयोग करना है, वह, है ना। अन्य पुरुष में क्या होता है, हम कहते हैं वह, और कोई पर्टिकुलर नाम भी ले सकते हैं आप वह तो एक प्रकार का प्रोनाउन है, पर आप राम है, मान लीजिए राम शब्द लेते हैं, राम है, सीता है, गीता है, रीता है, ठीक है ना, दिनेश है, महेश है, सुरेश है, कोई भी शब्द आप पर्टिकुलर कोई भी नाम ले रहे हैं, चाहे किसी व्यक्ति का ले रहे हैं, चाहे किसी स्थान का ले रहे हैं, चाहे किसी स्त्री का ले रहे हैं, किसी भी चीज का आप जब पर्टिकुलर नाम लेते हैं तो वो नाम हमेशा थर्ड पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसी सिटी का नाम ले रहे हैं कि मायामी, तो मायामी भी जो है अन्य पुरुष के हैं। और रीता, सीता, गीता कुछ भी बोले तो वो भी अन्य पुरुष के अंतर्गत है। और राम, श्याम, सुरेश, महेश, दिनेश कुछ भी बोल रहे हैं तो वो भी सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो प्रॉपर जितने भी नेम्स हैं, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, वो सब अन्य पुरुष के अंदर आते हैं। केवल दो ही शब्द, 3 ही शब्दों को ध्यान रखना है, मैं और हम, तुम और तुम सब, इतनों को छोड़ करके बाकी सब अन्य पुरुष कहलाते हैं, जितने भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी स्थान के लिए, ठीक है ना। जितने भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं सबको अन्य पुरुष के अंदर काउंट करना है आपको। अब उसमें ये भी देखना है कि ये पुरुष 2 तरह से यूज होते हैं, सिंगुलर में या प्लूरल में, ठीक है ना। तो सिंगुलर में अगर हम यूज करते हैं तो हम मान लीजिए मैं हूं, तो अहम बहुवचन है, यानी प्लूरल में हम बात कर रहे हैं तो वयम बोलते हैं। मध्यम पुरुष में सिंगुलर में तुमम बोलते हैं, प्लूरल में तुभ्ये बोलते हैं। और अन्य पुरुष में सिंगुलर में सो बोलते हैं, और प्लूरल में ते बोलते हैं। परंतु अगर वो पुल्लिंग है तो सो और ते है, किंतु अगर वो स्त्री है तो स्त्री के लिए सा बोला जाता है, और प्लूरल में ता बोला जाता है, ठीक है ना। और अगर कोई चीज नपुंसकलिंग है, यानी कोई खिलौने की बात आप कर रहे हो, किसी कार की बात कर रहे हो, तो वहां पर आपको वह कार जा रही है ऐसा बोलोगे तो तम कारम, ऐसा तम बोलना पड़ेगा।
और बहुत सारी कारें जा रही है तो तानी बोल सकते हैं कि तानी कारानी गच्छन्ति, वो बहुत सारी कारें जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसा करके नपुंसकलिंग में सिंगुलर में तम का प्रयोग करना है, प्लूरल के लिए तानी प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए अब वाक्य का आप प्रयोग करिएगा। और अब आप थोड़ा सा क्रिया को समझ ले कि ये तो मैंने आपको बताया कि ये है सब्जेक्ट तीनों प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल। अब इनकी जब हम मान लीजिए कि हम प्रेजेंट टेंस में जब हम कोई वाक्य बना रहे हैं कि मैं जाती हूँ या मैं जा रही हूँ, दोनों ही। अंग्रेजी में तो क्या है कि सिंपल प्रेजेंट और कंटिन्यूअस प्रेजेंट, ये दो तरह के वाक्य अलग अलग समझे जाते हैं, बट प्राकृत भाषा में दोनों के लिए एक ही तरीका है बोलने का, ठीक है। सो सपोज हम प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं कि मैं जाती हूँ, तो मैं क्या क्रिया, जाने के लिए क्रिया क्या है, गच्छ धातु है, ठीक है ना। गच्छ वर्ब है प्राकृत में, इंग्लिश में जैसे गो है वैसे प्राकृत में गच्छ है, ठीक है। तो वहां पर जब हम प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर में यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट, अगर हमारा फर्स्ट पर्सन का है तो एंडिंग देखिए गच्छ से गच्छामी बनाना है। यहाँ पे अभी हंस धातु है आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में, तो हंस ही दीजिए। मैं हंस रही हूं, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो प्राकृत में क्या बोला जाता है, अहम हसामी, और हम सब हंस रहे हैं तो वयम हसामो, ठीक है ना। क्रिया का ये रूप है। देखिए फर्स्ट पर्सन के अंदर जब कभी हम अहम का यूज कर रहे हैं तो एंड में मी आपको दिखाई देगा वर्ब, अहम हसामी, अहम गच्छामी, अहम वदामी, अहम खादामी, मी ऐसे एंड में दिखता रहेगा आपको, क्लियर। और इसी तरह से आपको प्लूरल में बोलना है कि हम सब भोजन कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, तो वहां पे बोलना है हाँ वयम हसामो, क्लियर। चलिए तो अब सभी वाक्य का प्रयोग करके बताइए कि अगर आपको बोलना पड़े कि मैं जा रही हूँ, और आप उस जाने का मतलब है कि जा रही हूँ के लिए प्राकृत में है गच्छ, ठीक है। गच्छ आप लिख लीजिए। आपको इसी तरह से एंडिंग करना है जिस तरह से यहाँ पर किया हुआ है, गच्छ से गच्छामी बनाना है, ठीक है ना। तो आप गच्छामी लिख लीजिए, कोई बात नहीं। तो परंतु अब आप उसी को प्लूरल में किस तरह से बोलेंगे, जिस तरह से यहाँ हसामो लिखा हुआ है उसी तरह से आपको बोलना है, ठीक है ना। तो मैंने गच्छामी रूप आपको बता दिया, अब एक रूप आपको बता दिया, सारे रूप अपने आप आपको पता चलेंगे। तो मैं हंसती हूँ तो अहम हसामी, परंतु मैं जाती हूँ, शिल्पा आप कैसे बोलेंगी, वयम गच्छामि, मैं अहम अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, हाँ अहम गच्छामि, और हम सब जाते हैं, तब वयम गच्छामो, वयम गच्छामो, करेक्ट, समझ में आ गया ना। जब कर्ता हमारा फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन यानी अहम या वयम, ये दो शब्दों का जहां प्रयोग हो रहा है वहां पर हमारी क्रिया के एंड में मी या मो दिखाई देना चाहिए। तो अहम गच्छामि, वयम गच्छामो, और सबका यही तरीका है, ठीक है ना। अब दीपिका जी आप बोलिए कि मैं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ, उसके लिए आपके सामने वद धातु है, तो वद से आप किस तरह से वाक्य बनाएंगे उत्तम पुरुष में, सिंगुलर और प्लूरल, दीपिका जी चलो अब्सेंट लग रहे हैं। मधुमिता जी आप बोलिए। अहम वदामि, उत्तम हाँ पुरुष। हाँ, प्लूरल में वयम वदामो, करेक्ट। तो समझ में आ गया। अब राइट। श्वेता जी बोलिए कि आप ये एक नच्च धातु है, नच्चे यानी डांस करना, ठीक है ना, नृत्य करना। तो नच्च धातु का प्रयोग करके आप बोलिए फर्स्ट पर्सन के अंदर। अहम नचामि यस, एंड वयम नचामो, वयम नच्चामो, ठीक है ना, करेक्ट, समझ में आ गया ना। तो मैं नृत्य करती हूँ, डांस करती हूँ, और हम सब डांस करते हैं, ठीक है ना, उसका मीनिंग ये हो गया।
चलिए अब मेरे सामने सारे नाम मुझे, हाँ तो डेनी आप बोलिए कि मैं पढ़ता हूँ, और हम सब पढ़ते हैं इसको, तो उसके लिए पढ़ धातु है, पढ़ धातु, पढ़ धातु, पढ़, ठीक है ना। आप बोलिए। सिंगुलर और प्लूरल में आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, कुछ है हेडफोन वगैरह कुछ डाल रखा है क्या उसमें? किसको पूछ रहे हो? डेनी, डेनी नाम है ना जिनका? हाँ पढ़ा में। आप म्यूट हैं और अनम्यूट कर ले। अहम पढ़ामि हाँ वयम पढ़ामो। यस करेक्ट, ठीक है ना। अहम पढ़ामि वयम पढ़ामो। देखिए आपको प्राकृत भाषा आ गई है ना। चलिए नेक्स्ट जो है दीपिका जी बोलेंगे। वो नहीं है, चलिए राकेश भाई आप बोलिए। ओके सो मैं वर्ब देती हूँ आपको दूसरी। अच्छा पुच्छ धातु है, पुच्छ धातु, पूछना किसी को, कोई प्रश्न पूछता है या कोई बात पूछता है तो पुच्छ धातु है उसके लिए। तो आप बोलिए राकेश भाई, आप उत्तम पुरुष के सिंगुलर और प्लूरल में किस तरह से बोलेंगी? अहम पुच्छामि और और वयम वयम पुच्छामो। यस ठीक है ना, वयम पुच्छामो। अब इसी तरह से नेक्स्ट जो है स्वाति, स्वाति आप बोलिए। जैसे वड्ढ धातु है, वड्ढ धातु का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है ना। तो मैं बढ़ रही हूँ और हम सब बढ़ रहे हैं, तो इसको किस तरह से बोलेंगे? अहम वढामि वयम वढामो। यस ठीक है ना, वड्ढ वड्ढ वड्ढामी और वड्ढामो, ठीक है। वढामि हाँ। हाँ ओके चलिए त्वं श्वेता जी, वढसि। हाँ श्वेता जी आप बोलिए। पूजा करती हूँ उसके लिए अच्छ धातु है, अच्छ धातु। श्वेता नहीं है, अच्छा हाँ अच्छ, अहम अच्छामि हाँ वयम वच्चामो। अच्छामो अच्छामो वयम अच्छामो। ठीक है ना। मैं जो है पूजा करती हूँ और हम सब पूजा करते हैं, इसका मतलब अच्छा मीन्स अर्चना का अच्छा हो गया ऐसा। हाँ अच्छा, अर्चना को का मतलब होता है पूजा करना, ठीक है ना। हाँ बता। चलिए तो और नेक्स्ट कौन है? स्वाति आप बोलिए। मैं लिखती हूँ और हम सब लिखते हैं, तो उसके लिखने के लिए लिह धातु है, लिह धातु। अहम लिहामि वयम लिहामो। करेक्ट ठीक है ना। अब हंसा जी बोलेंगे। देखिए ये वर्ब आप लिखते जाइए, क्योंकि आपको जब एग्जाम होगी तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या वर्ब आपने सीखी है। तो अब सिख धातु है, सीखने अर्थ में बालक सीखते हैं या हम सब सीखते हैं, कोई भाषा सीखते हैं, कोई विषय को सीखते हैं, किसी भी आर्ट को सीखते हैं, तो सीखने के लिए सिख धातु है। चलिए तो आप बोलिए। कौन सा वर्ड संबंधा में? उत्तम पुरुष का ही सिंगुलर और प्लूरल में बोलना है आपको, वाक्य बनाना है सिख धातु का। ये शब्द कौन सा दिया आपने? मैंने कहा सिख धातु का प्रयोग करके आपको उत्तम पुरुष के वाक्य बनाने हैं, सिंगुलर में और प्लूरल दोनों में। ठीक है ना। तो अहम, अहम, फिर नहीं कौन सा धातु में? मैंने सिख बताया, सिख, तिथ, सिख, अहम तिथामि, अहम वयम तिथामो।
तिथ नहीं, सिख बोलना है। सी सिख। सब, हाँ, ओके। सिख धातु। अहम सीखना जिसको बोलते हैं ना, सीखना। ओके ओके या अहम सिखामि वयम सिखामो। करेक्ट। आ गया समझ में सभी को? अब कोई बाकी रहा है? किसी को मैंने पूछा नहीं हूँ। श्वेता ने बोल दिया, स्वाति ने बोल दिया, और कोई बाकी रह गया? मधुमिता ने बोल दिया। एनएस कौन है जो, आप बोलिए। ये नम्रता। ओके, नम्रता, ठीक है। तो अब पास धातु है। पास धातु यानी देखना, तो मैं देखती हूँ और हम सब देखते हैं, तो आप इसको किस तरह से यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन में, उत्तर पुरुष में? अहम पासामि वयम पासामो। करेक्ट, ठीक है ना। और एनएस भी हो गए, और कौन, मधुमिता जी भी हो गई, राकेश भाई हो गए, डैनी। तो और कोई बाकी रहा है? किसी का बाकी रह गया तो बता दीजिए। वंदना में ये पास धातु का अर्थ क्या है, एक बार फिर से बताएंगे? पास यानी देखना। देखना, थैंक यू। है ना। आप देखिए आगम में आएगा, तीर्थंकर जो है, जानई पासई, यानी जानते भी हैं और देखते भी हैं, ठीक है ना। तो जानने के लिए है जान धातु, और देखने के लिए पास धातु, ठीक है। सो जानई पासई। इसी तरह से जानामी पासामी, ठीक है, जानामो पासामो। क्लियर? ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी ने सीख लिया है मेरे ख्याल से। उत्तम पुरुष का स्पष्ट हो गया है, ठीक है। अब मध्यम पुरुष पे आ जाइए। मध्यम पुरुष में से आपको जो जो वर्ब दी है आप याद रखिएगा कि कौन सी वर्ब आपको दी है, आप उसी में सेंटेंस बना के बताइएगा, ठीक है। तो अब शिल्पा जी बोलिए, आप आपको जो वर्ब दी थी उसका आप मध्यम पुरुष में कैसे प्रयोग करेंगे? गच्छ दिया था मुझे, तो तुमम गच्छसि। यस। तुम्बे गच्छसः। तुम्भे नहीं बोलना है, तुभे। तुब्बे गच्छसः। गच्छः, सह नहीं बोलना। ये हस धातु है इसलिए स है, ठीक है ना। आपकी धातु गच्छ है, आपको केवल ह एंडिंग का देखना है कि ह आना चाहिए बस, ठीक है ना। तुभे गच्छः। क्लियर? हाँ, तुम्बे, तुभे गच्छ। तुब्बे गच्छ। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? मैं ना, तुम गच्छा में जा रहे हो, तुम जा रहे हो। हाँ, तुम सभी जा रहे हो। यस, गच्छा में नहीं, गच्छसी, ठीक है ना। तुमम गच्छसी, तुभे गच्छः, ठीक है ना। तुम जा रहे हो और तुम सब जा रहे हो। चलिए आप एनएस जो भी है, क्या नाम है, सो आप अपनी वर्ब यूज करते हो बनाए। हाँ, नम्रता। तुमम पासासि तुब्बे पासः। तो देख, पासासी नहीं, देखिए यहाँ पे पाससी बोलना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पासामी है, यहाँ पे पासामी है, हसामी है, तो आपको पासामी बोलना है। किंतु यहाँ हससी है ना, तो आपको पाससी बोलना है, ठीक है ना। पा तो ठीक है, जैसी है वैसा ही रहेगा, पास धातु है, सो आपको बोलना तुमम पाससी, ठीक है ना। और तुमम पाससी। हाँ, और तुब्बे पाससः। पासः, पासः, ठीक है ना। सह नहीं लगाना, ये तो हस धातु है यहाँ पर, ठीक है। इस स को नहीं गिनना है, काउंट नहीं करना। ओके, पासः। हाँ, आपको एंड का जस्ट ह ऐड करना है अपनी जो भी धातु है आपकी। तो धातु मीन्स वर्ब। वर्ब, वर्ब, ठीक है ना। वर्ब को धातु बोला जाता है प्राकृत में, संस्कृत में, ठीक है। ओके, हाँ ठीक। वर्तमान में आयुर्वेद में धातु का मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको धातु बोला जाता है, बट ग्रामर की भाषा में धातु बात करोगे तो वर्ब मतलब होता है वर्ब, ठीक है ना। तो अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर उस वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। चलिए, पास का मीनिंग क्या बताया आपने? देखना, 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 है ना। हाँ, चलिए। और अब आगे मधुमिता बोलिए, आप थोड़ा सा 5-10 मिनट चला सकते हैं एक्स्ट्रा? हाँ हाँ बिल्कुल, ताकि अपन ये सवालों तक फिनिश करते हैं, ठीक है। हाँ, ताकि ये एक टेंस आपको समझ में आ जाए तो फिर आगे के टेंस इजी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो
हाँ तो हम प्रेजेंट टेंस में बनिए, बोलिए मधुमती, आप आपकी हाँ बात तो बताइए। वद धातु था, आपने मुझे वद धातु दिया था, बोलना जिस अर्थ हाँ में, तो हाँ तुमम वदसी और तुभ्ये वदह। करेक्ट। चलिए स्वाति जी बोलिए, आप अपनी वर्ब बोलिए। स्वाति, स्वाति मेरा नहीं। वर्ड था पढ़, या कैन यू हियर मी नाउ? हाँ हाँ यस। ओके, आई थिंक मेरा वर्ड मैं भूल गई, मैंने लिखा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अब आप पढ़ तो डैनी को दिया था मैंने, बट हाँ तो आपको। अच्छा, हाँ तुबम पढ़सी, तुबे हाँ पढ़। हाँ करेक्ट, ठीक है। चलिए डैनी, आप कौन सा, आपको नम, आप नम का उपयोग करिए। नम धातु यानी झुकना, नमन करना। तुमम नमसि यस, तुभ्ये नमः, है ना। तुम सब नमस्कार करते हो या झुकते हो, और तुम सिंगुलर को कहोगे तो तुमम, और प्लूरल को कहोगे तो तुब्बे। क्लियर? तुभ्ये। यस करेक्ट। नेक्स्ट जो है श्वेता। हाँ वंदना, तुमम अच्छसी तुभ्ये यस अच्छः। करेक्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ? तुम पूजा कर रहे हो, तुम सब पूजा कर रहे हो। करेक्ट। राकेश भाई आप बोलिए, आपकी वर्ब क्या थी? मुझे अब भूल गया वो। अरे मतलब एक लेह भी पुच्छ, था। पुच्छ थी, पुच्छ आपकी थी, पुच्छ। चलिए। पुच्छा, ओके। तुमम पुच्छसि हाँ तुभ्ये पुच्छः। यस करेक्ट। आगे कौन अब बाकी रह गया है? कोई बाकी है? मुझे पूछी। अच्छा बोलिए आप। आप, कोई बाकी है? नहीं। चलिए, अब देख सकते, कौन बोल रहा है? अब मैं बोल मैं का नाम कुछ है कि नहीं? दीपिका जी। ओके दीपिका जी, तो चलिए दीपिका जी, आप बीच में कहाँ गायब हो गए थे? चलिए, पाल धातु प्रयोग करना है आपको। पालई, पालन करना, है ना। पिता बच्चों का पालन करता है, ठीक है ना। तो पाल धातु है आपके पास में, आप उसका प्रयोग करिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में। अच्छा, अहम पालामि, वयम यस पालामो, अच्छा। तुमम पलसी, पलसी, तुब्बे देखिए पलह। पलसी नहीं, धातु क्या है, तो पाल है तो उसको पालसी, पाल बोलना है। हाँ पालसी, पालसी, यस हाँ और तुब्बे पालह। करेक्ट। समझ में आ गया ना, सभी को समझ में आ गया। अब अन्य पुरुष का हम कर रहे हैं, अन्य पुरुष कर रहे हैं। अन्य पुरुष का मतलब है थर्ड पर्सन। तो हम पर्टिकुलर कोई प्रॉपर नेम्स भी हो सकते हैं और सो सा तम भी हो सकता है। तो सपोज अभी हम प्रोनाउन ले रहे हैं सारे, ताकि कम से कम हमें प्रोनाउन क्लियर हो जाए, फिर हम प्रॉपर नेम पर भी आ सकते हैं। सो जस्ट अपन ये देखिए, अन्य पुरुष में बोलना है कि वह जा रहा है, यानी किसी पुरुष के बारे में हम कह रहे हैं, मेल के बारे में कह रहे हैं, कि बच्चा हो, चाहे वो बालक हो, चाहे कोई एडल्ट हो, चाहे ओल्ड एज में हो, पर हम किसी पुरुष के बारे में, मेल मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वो हंस रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए सो बोलना है, पुरुष है तो सो बोलना है, स्त्री है तो सा बोलना है, और नपुंसक है तो आपको तम बोलना है सिंगुलर में, ठीक है। इसी तरह से प्लूरल में अगर पुरुष के बारे में आप बोल रहे हो, मेल मेंबर्स के बारे में, तो ते बोलना है, फीमेल के बारे में बोल रहे हो तो ता बोलना है, और नपुंसक लिंग है तो तानी बोलना है। बस सिंपल, क्लियर। अब अपनी अपनी वर्बल यूज करते हुए आप बोलिए सभी। तो शिल्पा शुरू करी। हाँ, सो गच्छहि, गच्छ ही नहीं बोलना, ई बोलना। गच्छइ, यस ते गच्छन्ति, यस। अब स्त्री के लिए बोलना है तो सा गच्छइ, यस ता गच्छन्ति, करेक्ट। और नपुंसक के लिए तम गच्छइ, हम्म तानि गच्छन्ति। करेक्ट। बिल्कुल, देखिए आप लोग एक दिन में अंदर में शायद इतनी प्राकृत बोलना सीख गए।
कितनी और बड़ी मतलब बात। ये अच्छा लगता है जब बोलते हैं ना, अंदर से अच्छा लगता है को इट्स गुड। देखिए एक ही दिन में आप सीख गए ना, प्रेजेंट टेंस के सारे वाक्य आ गए आपको, मतलब सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों के वाक्य आप सीख गए। और ये इतने ही लोग होते हैं बोलने वाले, स्पीकर या सब्जेक्ट इतने ही होते हैं, ठीक है ना। या तो फर्स्ट पर्सन का होता है, या सेकंड पर्सन का होता है, थर्ड पर्सन का होता है, या सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, ठीक है। सो इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। ओके डैनी आप बोलिए, आप थर्ड पर्सन का। नम है वर्ब, तो सो नमई ते नमंती, वाह करेक्ट। सा नमई सा ता फर्स्ट, हाँ सानमयी, सा नमई सा मंती। ता प्लूरल में ता है ना। ओ हाँ सॉरी, ता नमंती। यस नपुंसकलिंग में तम नमई यस ता नमंती, ताणी नमंती, ताणी नमंती। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। तो डेनी डेनी दो हो गए। अच्छा नम्रता। मेरा वर्ड पास है, मीन्स टू हाँ सी। हाँ तो हाँ सो पासई, यस ते पासंती, यस सा पासई, यस ता पासंती, यस तं पासई, यस ताणी पासंती। करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए मधुमिता। पंडामी मेरा धातु वद है, तो सो वदई, ते यस वद, सा वदई, ता वदन्ति, तम वदई, तानि वदन्ति। करेक्ट। चलिए अब स्वाति आप बोलिए आपका क्या। सो पढ़ई, ते हम्म पढ़न्ति, सा Yes. पढ़ई, ता पढ़न्ति, तम Yes. पढ़ई, ताणी पढ़न्ति। करेक्ट। चलिए अब कौन बाकी रह गया। मैं बोलूं? दीपिका जी हाँ बोलिए। सो पालई, ते पालन्ति, यस सा पालई, ता पालन्ति, तम पालई, पालई, पालई पालई आणि नहीं, ताणी पालन्ति। पालई, हाँ पालई बोलना है, धातु पाल। पालई, हाँ यस ठीक है ना, क्लियर। जी तो कोई अब बचा है, सभी को मैं। मतलब भी मेरा बाकी है श्वेता। अच्छा बोलिए शिल्पा जी। मेरा वो धातु श्वेता है। जी ना, हाँ श्वेता। हाँ मेरा धातु है अच, मीन्स पूजा। यस सो अच ई, ते यस अचंती, यस सा अच ई, ता अचंती, तम अच ई, ताणी अचंती। वाह बहुत ही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो गया आप लोगों का, बहुत ही करेक्ट है। सो अचंती, ठीक है ना। नहीं तो लोगों को क्या है, डबल च बोलना नहीं ढंग से आता है, या जहां भी दो कंसोनेंट मिल जाते हैं तो पता नहीं चलता कि कैसे प्रोनाउंस करें। तो इससे आपकी हिंदी भी बहुत करेक्ट हो जाएगी, प्राकृत भाषा भी बहुत करेक्ट हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक सभी ने प्रेजेंट टेंस बहुत अच्छे से सीख लिया है। आपको ये पता चल गया है कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब का यूज कैसे किया जाता है। तीन तरह के पर्सन, हमेशा कोई भी वाक्य होंगे तो उसमें तीन तरह के सब्जेक्ट होंगे, या तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा, या सेकंड का होगा, या थर्ड का होगा, इससे ज्यादा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। एंड क्रिया जो है वो आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट या तो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है ना। तो सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर की लगाना, प्लूरल है तो प्लूरल की क्रिया लगाना है, बस वाक्य बन गया, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा है, आपने बहुत बढ़िया पिक किया है फर्स्ट क्लास के अंदर ही। सो आपने तीनों तरह के सेंटेंस सीख लिए हैं, और अब हम चौथा बाद में सीखेंगे। अभी हम तीन पर ध्यान दे रहे हैं। प्रेजेंट ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उसमें हमने प्रेजेंट टेंस पे अभी ध्यान दिया है। सो एक टेंस हमने सीखा है, अब हम आगे की क्लास में दूसरा, तीसरा और चौथा टेंस भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये मेन चीजें समझ में आ गई है, सब्जेक्ट समझ में आ गए, सिंगुलर प्लूरल किस तरह से यूज होती है, ये होते हैं वो पता चल गया आपको।
तो नाउ जस्ट अब अपने को वर्ब का फॉर्मेशन सीखना है, ठीक है। पास्ट टेंस में वर्ब किस तरह की यूज करनी है, फ्यूचर में किस तरह की यूज करनी है, और आज्ञा और विधि में किस तरह की वर्ब यूज करनी है। तो बस हमें 4 तरह की और वर्ब सीखना है, तो नेक्स्ट हम क्लास में वो सीख लेंगे। क्लियर? तो वंदना हाँ। में एक क्वेश्चन था, हाँ बोलिए। ये जो लास्ट कॉलम है ना थर्ड पर्सन में, हम्म, दे लाफ, दे आर लाफिंग, तो यस, ऐसे दे मीन्स सब मिक्स ही होता है ना उसमें, ही शी ऐसा नहीं होता। यस, वो बात सही है, वो बात सही है। तो इसलिए वो कोई बात नहीं, इसमें दे तो कॉमन है सबके लिए, ठीक है ना। सिंगुलर से ही पता चलता है कि वो स्त्री है या पुरुष है या नपुंसकलिंग है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। बाकी उसके लिए हमें जस्ट सिंगुलर में हमें सावधान रहना पड़ता है कि अगर स्त्री है तो सा बोलना है, अगर उसको सो बोलेंगे तो वो ऑफेंड हो जाएगी, ठीक है ना। और पुरुष हाँ को सा बोल देंगे तो वो ऑफेंड हो जाएगा। सो अपने हाँ को उसके लिए करेक्ट सिंगुलर में थोड़ा सा ध्यान रखना है। और प्लूरल में भी देखिए प्राकृत में तो फर्क है ही, ते बोलना है या ता बोलना है या तानी बोलना है, ठीक है ना। तो इस दृष्टि से दे, आपको इंग्लिश में आपका दे है कॉमन, समझ में आ रहा है ना, बट हाँ प्राकृत में तो अलग अलग है। पर दे, वंदना मिस, तो उनका क्वेश्चन ऐसा है कि अगर सिर्फ मेल्स है तो ते हसंती होगा, सिर्फ फीमेल्स है तो ता हसंती होगा, लेकिन ग्रुप ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स है तो तानी होगा क्या? कि कैसे करेंगे फिर ग्रुप में सब है? तानी इज फॉर ओके ओके ओके, करेक्ट करेक्ट। ईट, राइट, लाइक नॉन लिविंग काइंड ऑफ। ओके ओके ओके, तो उसमें क्या है फिर ये देखना पड़ता है कि उसके लिए फिर या तो सो एंड ते दोनों तरह के वहां पे फिर ऐसा बोलते हैं, स्त्री या पुरुष ऐसे शब्द प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना, कि स्त्रियां और पुरुष दोनों ही हंस रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। फिर तो फिर वहां तो पे ते स्त्री शब्द लाना पड़ता है। हाँ, ते ता दोनों ये ते और ता दोनों ही बोलना पड़ता है फिर अलग अलग साथ में। अच्छा, मीन्स उसमें ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप में ऐसा मिक्सचर वाला कुछ नहीं है बेसिकली। हाँ, मिक्सचर वाला नहीं है। प्राकृत में अच्छा। संस्कृत भाषा में थोड़ा ना लिंग के प्रति बहुत ही ज्यादा वो कहना चाहिए कंसर्न रहता है कि आप किस ओके। से बात कर रहे हो, ठीक है ना। जेंडर का बहुत महत्व है इसमें। तो या तो उसके लिए स्त्री तो पुरुष वंदना में शब्द प्रयोग कर दिए जाते हैं, ताते नहीं लग करके सीधा स्त्री और पुरुष ऐसे बोल देते हैं कि स्त्रियां और पुरुष हंस रहे हैं, ऐसा बोलेंगे। तो फिर वहां इत्थी शब्द आ जाएगा, पुरुष शब्द के लिए पुरुष शब्द आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो ओड नहीं लगेगा, ते ता थोड़ा ओड तो जैसा लगेगा। ताने ताने कितने लगाएंगे? हैं? सो हाँ, और कोई पूछ रहा है कुछ? वंदना में ताने पर किसके पे लगाएंगे? तो तानी यानी कोई, आप मान लीजिए खिलौने के बारे में बात कर रहे हैं कि वो खिलौने वहां रखे हुए हैं, आप लेके आ जाओ, समझ में आ रहा है। या कोई कार जा रही है तो आप बोलेंगे वो कारें जा रही है, समझ में आ गया। तो जो भी इस तरह की न्यूटर जेंडर वाली चीजें होती है ना तो उसको ना आप स्त्री के रूप में नहीं देखते हो ना पुरुष के रूप में देखते हो, वो न्यूटर जेंडर है। तो न्यूटर जेंडर की जिससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके लिए आपको तानी शब्द प्रयोग करना है। क्लियर? जी हाँ एक नॉन लिविंग जैसे बोलते हैं ना, हाँ, जो नॉन लिविंग चीजें हैं, आप ये कह दीजिए। और न्यूटर जेंडर से संबंधित आपको अगर ऐसा है कि पर्टिकुलर कि ये लग रहा है कि ये न्यूटर जेंडर में है आता है, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो, ठीक है तो ना। वंदना बट में हाँ, सिंपल रूप में आपको इतना ही समझना है कि जितनी भी नॉन लिविंग चीजें होती हैं उनके लिए ताणी प्रयोग किया जाता है। जैसे पुस्तकें, वो पुस्तकें लेकर के आ जाओ तो ताणी पत्थाणी पत्थ आनी ऐसा कर बोलना पड़ता है। और वंदामी जैसे प्लांट्स है या वायु है या इस तरह की चीजों के लिए भी ताणी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए वृक्षों के लिए तो क्या है, वृक्ष शब्द पुल्लिंग माना जाता है, ठीक है ना। तो अच्छा उसके लिए आप नहीं यूज कर सकते। वैसे वायु शब्द भी पुल्लिंग माना जाता है, तो उसका अच्छा जेंडर है, वो मेल जेंडर है। अच्छा ओके देखिए शब्दों का यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि वो कोई पुरुष या स्त्री है, ठीक है ना।
शब्दों के अपने जेंडर है प्राकृत और संस्कृत भाषा में, हर शब्द के Right, अपना right. जेंडर है। व्यक्ति का जैसे हाँ। जेंडर होता है, ऐसे वर्ड्स का भी जेंडर है, फिक्स Right. किया हुआ, ठीक है ना। हम्म, तो वो हम्म। आपको सावधान रहना होता है कि प्राकृत और संस्कृत में किसके लिए कौन सा जेंडर है। तो ये मतलब जैसे हिंदी में जो नॉर्मली है वो ही चलेगा जेंडर, यस, प्राकृत में वही भी? वही प्राकृत भाषा से ही हिंदी आई है, हाँ, राइट। समझ में हाँ। है ना। सो हाँ। हिंदी भाषा प्राकृत भाषा को ही फॉलो करती है, क्योंकि मदर पर- लैंग्वेज तो वही है, प्राकृति है। हाँ। पर वंदना में जैसे हम लोग बोले हवा आ रही है, यस, तो फिर वो उस प्राकृत में क्या होगा? वो अगर होता वायु क्या के है जैसे कि ले- उसको कहते हैं कि एक कन्वेंशन होता है ना, कि कन्वेंशन एक ट्रेंड होती है बोलने की, अच्छा, ठीक है ना। तो ट्रेंड हम्म। कभी कभी वो लिंग को फॉलो करके नहीं बोलती है, वो अपनी ओह। भाषा बना लेती है, अच्छा, ठीक है ओके। ना। सो पर मीन वो- स्ट्रिक्ट हाँ, ग्रामर नहीं हो सकता है हिंदी में हाँ, बेसिकली। वो कॉमन लोग जो है ना वो स्ट्रिक्ट नहीं रहते ग्रामर की तरह। अब मान लीजिए आत्मा, आत्मा का कोई जेंडर नहीं, पर अपन ये क्या कहते हैं, मेरी आत्मा में बहुत दुखी हो रही है सपोज, या बहुत सुखी हो रही है सपोज, तो आत्मा तो कोई स्त्री नहीं है, ठीक है ना। तो आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, बट हम वो बोलेंगे तो हमेशा स्त्री के एसेंस में बोलेंगे। कोई कुछ लोग हैं, कुछ परंपराएं पुरुष के रूप में बोलती है कि मेरी आत्मा मेरा आत्मा ऐसा सोचता है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना। तो कुछ लोग इसको पुरुष के रूप में बोलते हैं, कुछ लोग स्त्री के रूप में बोलते हैं सो बट इसका कोई जेंडर नहीं है वैसे। अब जैसे इसमें भी फॉर एग्जांपल पवन अगर है तो वो पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन हवा है तो स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो हाँ। सेम उसके भी अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग हो सकता है। हाँ, ये तो- भी संभव है, बिल्कुल संभव है। हाँ। ये ऐसा भी होता है कि उसके लिए उसके सिनोनिम्स जो हैं वो कहीं कि कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, जेंडर की दृष्टि से राइट। संभव है, ठीक है ना। और हवा शब्द मेरे ख्याल से प्राकृत या संस्कृत भाषा में नहीं, हिंदी भाषा में आता है। प्राकृत या संस्कृत में वायु शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। हाँ। चलिए, तो धन्यवाद आप सभी को, बहुत अच्छे से आपने लर्न किया है। और वैसे तो सभी मैच्योर हैं, इसमें कोई ज्यादा समझाने पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, तो आपको एक बार में समझ में आ गया है। अभी हम सिंपल वर्ब ले रहे हैं जो कि आपको इजीली पिक कर सकते हो। कुछ कुछ वर्ब के थोड़े से डिफरेंट फॉर्म भी होते हैं, बट अभी वी आर नॉट टेकिंग दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स। ओके, चलिए, धन्यवाद। कृतज्ञोस्मि समनी जी। वंदामि नमस्ते समरी जी, सुख वंदामि नमस्सामि समनी जी। वंदामि नमस्सामि समनी जी, वंदामि नमस्सामि कृतज्ञोस्मि। समनी जी, बहुत बहुत कृतज्ञ। कृतज्ञोस्मि समनी जी। प्राकृत सबको कैसा लग रहा है बताइए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है वंदामि। आई थिंक स्कूल में सीखा था, जब स्कूल में थे तब संस्कृत सीखा था ना, तो ऐसा सब लिखते थे, तो अभी ऐसा याद आ रहा है कि ओ गच्छामि गच्छे वो सब अभी वापस याद आ रहा है सब, और अच्छा लगता है वंदामि। अपने सूत्र में भी आता है ना वंदामि, तुब्बे जाना अहम न जानामि तस्समिच्छामि दुक्कडम। अब आप जाकर के अपने जो प्रतिक्रमण है उन सभी को देखिए, उसमें फर्स्ट पर्सन का ही यूज हुआ है, मे का ही यूज है ज्यादातर, और मे के हिसाब से ही वर्ब का यूज है उसमें। तो आज आप लोग, आपका एक वीक का टाइम है आपके पास में, आप जितनी भी चीजें करते हैं, प्रैक्टिस में लेते हैं, चाहे नमस्कार मंत्र है, चाहे मंगल पाठ है, चाहे प्रतिक्रमण है, उपसर्ग है, हर स्तोत्र है, कुछ भी चीजें जो प्राकृत से रिलेटेड है, ठीक है, आप उनको देखिएगा और उसमें से सर्च करके आइए कि कौन कौन सी वर्ब यूज हुई है इन सभी में, ठीक है। और उनके सेंटेंस को पहचानिए कि अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। उसमें वो ज्यादातर उत्तम पुरुष ही है और उसकी क्रिया है उसमें, ठीक है। अब बस जस्ट इतना है कि थोड़ा वोकेबलरी रुच करने की जरूरत है, कि मान लीजिए कोई ऐसी वर्ब आ गई जो अभी अपन ने क्लास में डिस्कस नहीं की, तो आपको एक ऑल एक्सटेम्पोर समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। बट आप उसको कम से कम पहचानना तो सीख जाइए कि उसके अंदर में मी लग रहा है ना, जैसे वो सिरामी, करेमी, ठीक है ना, निंदामी, गरिहामी, पडिक्कमामी, ठीक है ना। तो देखिए मी आ रहा है, तो पडिक्कमामी यानी अहम पडिक्कमामी, निंदामी का मतलब अहम निंदामी, गरिहामी का मतलब अहम गरिहामी। अब इस सामायिक पाठ में आपको अहम कहीं नहीं दिखेगा, पर आपको उसको गेस करना है
कि वर्ब चूंकि उत्तम पुरुष एक वचन की है, यानी सिंगुलर वर्ब है, तो इसका कर्ता अहम होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा आपको गेस करके आना है। तो इसमें कहीं भी करेमी बनते सामायिक में वर्ब का तो यूज हुआ है पर सब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया, परंतु वर्ब को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ब बोलने वाला कौन होगा, मैं ही हो सकता है। ठीक है ना, वयम के साथ तो करेमी लगता नहीं है, या तुमम के साथ लगता नहीं है, या सो के साथ या सा के साथ तो करेमी लगता नहीं है ये। तो इसका सब्जेक्ट जो है अहम है। तो हमेशा वर्ब जरूर इंपॉर्टेंट होती है वाक्य के अंदर, सब्जेक्ट को जो है साइलेंट भी रहता है। एंड वो अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। तो पेपर बच गया ना, इतने सारे में तुम हम लिखने में जो पेपर जाता वो पेपर बच गया, तो उसकी जगह जो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है वो लिखा जा सकता था। तो देखिए पहले के लोगों ने, आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने, गणधरों ने किस तरह से इकोनॉमिक तरीके से काम लिया था कि कितना कम पेपर में ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट लिखने की कोशिश की थी। ठीक है, तो होमवर्क रहेगा हम उत्तम पुरुष मीन्स के जो अभी सीखा है उसमें से ही ढूंढने का। हाँ, तो आपको पूरा आप जितना भी आप प्राकृत की चीजें आप उसमें से सेंटेंस निकाल करके लाएंगे। ठीक है ना, जैसे निंदामी है तो आप बना के लाइए वाक्य के अहम निंदामी, गरिहामी है तो अहम गरिहामी, पड़िक्कमामी है तो अहम पड़िक्कमामी। ठीक है ना, वंदामी आया है तो अहम वंदामी। अब वंदामी लोगों के पाठ में अहम कहीं नहीं दिखेगा आपको, वंदामी वंदामी 50 बार आ गया, सपोज 50 बार का जस्ट मैंने मिच्छामी दुक्कड़म में, बट 50 में कहने का मतलब बार बार वो रिपीट हो गया है, बट अहम कहीं नहीं दिखाई देता आपको। कित्तइस्सामी, ठीक है ना, अहम कित्तइस्सामी, मैं कीर्तन करती हूँ, तीर्थंकरों का, 24 भगवान का। क्लियर? तो वहां पे सब जगह आपको ये समझना कि मैं कर रही हूँ ये। जब आमी 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 आ रहा है ना, तो उससे समझ लेना है कि मैं यहाँ पर करता है, सब्जेक्ट है इसका। तो आपको अभी पहली एक्सरसाइज है कि विद इन 1 वीक आपको जो चीजें आप डेली रूटीन में कर रहे हैं प्राकृत की, उसमें से खोज करके लाइए कि कौन सी वर्ब यूज हुई है उनमें सब में। ठीक है, और उसका आप वाक्य भी बना के लाइए। अगर आपको दिख रहा है कि वो गच्छसी लिखा हुआ है तो फिर आप वहां पे सब्जेक्ट क्या होगा कि तुमम गच्छसी। ठीक है ना, गच्छ लिखा है तो तुमम तुभ्ये गच्छ लिखना है, उसका वाक्य बना के। जस्ट आपको सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, तो वर्ब पिक करिए और उसका सब्जेक्ट ऐड करिए। तो आप सभी बना करके लाएंगे और मैं देखती हूँ कि कौन कितना एक्सरसाइज करके आया। वंदामी वो टेबल आपने दिखा था ना, हाँ, वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, वो मिल सकेगा? मैं अभी वो जो रिकॉर्डिंग होगी ना तो मैं भेज दूंगी, तो आपको दिख जाएगा। हाँ, उसमें है वो एक जो स्लाइड थी ना पावर पॉइंट, वो हाँ, तो उतना जो आज का क्लास का है ना, तो वो रिकॉर्डिंग आपको देंगे ना, तो उसमें देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं पूरा अगर दूंगी तो अभी वो मैंने सारा पढ़ाया नहीं, वो पूरा है। हाँ, नहीं वो एक ही स्लाइड चाहिए। हाँ, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है नम्रता, आई विल शेयर विद यू। ओके, थैंक यू। दैट विल बी गुड। थैंक यू। आई विल आल्सो शेयर विद यू स्वाति। वंदामी मंगल पाठ कर ले। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली सुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली सुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अर्हन्ते शरणं प्रवच्चामि सिद्धे शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली सुन्नतं धम्मं शरणं प्रवच्चामि। देखिए प्रवच्चामि क्रिया आ गई ना, आ गई वंदामी, अभी दिमाग चलने लगा है। वंदामी एक प्रश्न था। हाँ, नेक्स्ट सेशन बुधवार को 2 तारीख को पक्षी प्रतिक्रमण भी होगा, तो टाइमिंग एडजस्ट करना है कि फिर डे एडजस्ट करना है कि फिर वही टाइम ठीक रहेगा और फिर मे बी ऐसा हो जाएगा सनसेट शायद। हाँ, मेरे ख्याल से प्रतिक्रमण तो हो जाएगा, सनसेट तो जल्दी हो जाता है ना। न्यू जर्सी में ही होंगे ना नेक्स्ट वीक तो। हाँ, न्यू जर्सी में होंगे, पर न्यू जर्सी में भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा घरों से। सनसेट तो सनसेट हो जाएगा तब तक। हाँ, मियामी से। हाँ, तो ठीक है, अपन देख लेंगे। अगर थोड़ा सा लग रहा है कि और कोई डे फिक्स करना ज्यादा सही रहेगा, फ्राइडे कर सकते हैं, चलेगा? नहीं, यही टाइम अच्छा है।
वरना भी ठीक है, ये वेंसडे का हाँ टाइम ये ठीक टाइम अच्छा है। वैसे प्रतिक्रमण तो हो जाता है क्योंकि 5:45 सूर्यास्त हो जाता है ना, तो प्रतिक्रमण जो भी करेगा उसको 45 मिनट में प्रतिक्रमण कंप्लीट करना ही है ऑलमोस्ट। तो 5:45 से आप 6:30 तक तो आपका प्रतिक्रमण फिनिश हो जाता है और क्लास होती है 8 बजे। ठीक है, हाँ। सो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। चलिए तो Thank आप सभी अपनी अपनी प्रिपरेशन के साथ आइएगा। थैंक यू।